पाकिस्तान की पोर्ट्स खुसूसन कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर हालिया दिनों में कार्गो एक्टिविटीज़ में हैरानकुन इजाफा देखने में आया है। सिर्फ 24 दिनों में मार्च के महीने में कराची पोर्ट पर 8,313 कंटेनर्स हैंडल किए गए, जबकि पूरे साल 2025 में ये तादाद तकरीबन 8,300 कंटेनर्स के करीब थी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी में तकरीबन 1400 से ज़ायद फ़ीसद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो एक गैर मामूली और तारीखी सतह है। इस अचानक इजाफे की बुनियादी वजह ज़ाहिर सबके सामने और वह है आलमी हालात। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, खासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ने आलमी शिपिंग रूट्स को शदीद मुतासिर किया और बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। कई बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनीज़ ने ख़तरात से बचने के लिए अपने रास्ते तब्दील किए और पाकिस्तान की बंदरगाहों को ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इस तरह पाकिस्तान खित्ते में एक अहम ट्रांजिट और लॉजिस्टिक हब के तौर पर उभर कर सामने आया है। कार्गो के इस इजाफे को संभालने में मुख्तलिफ टर्मिनल्स ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल ने 5,286 कंटेनर्स हैंडल किए हैं। फिर इसके साथ साथ HSN पोर्ट ने 1,827 कंटेनर्स संभाले और उसके साथ कराची गेटवे टर्मिनल ने तकरीबन 1,200 कंटेनर्स को प्रोसेस किया है। और ये स्टैटिस्टिक्स जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान की बंदरगाहों में न सिर्फ गुंजाइश मौजूद थी, बल्कि वो फौरी तौर पर बढ़ती हुई तलब को पूरा करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों के डेटा से मालूम होता है कि ये इजाफा अचानक ज़रूर है, मगर इससे पहले भी कराची पोर्ट ने 2025 में तकरीबन 54 मिलियन टन कार्गो और 2.65 मिलियन टन हैंडल किए, जो एक रिकॉर्ड सतह थी। अब इसी तरह पोर्ट कासिम ने भी मुसलसल स्टेबल कारकर्दगी दिखाई है, जहां कार्गो हैंडलिंग 28 से 34 मिलियन टन के दरमियान रही है। अब ये सारे फिगर्स, इनसे मालूम होता है कि पाकिस्तान की बंदरगाहें पहले ही बड़ी तादाद में कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी रखती थीं और हालिया आलमी सूरत हाल ने सिर्फ इस कैपेसिटी को नुमाया किया है। लेकिन माजी में इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जा सका, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। अब इस गैर मामूली इजाफे के माशी असरात भी वाज़ेह हैं। हर कंटेनर से औसतन 100 से 200 डॉलर तक की आमदनी हासिल होती है। सिर्फ मार्च 2026 में इस इजाफे से अंदाजन 10 से 20 मिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज हासिल हुआ है। अब अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सालाना बुनियाद पर यह आमदनी 100 से 200 मिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकती है। ये अर्निंग पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इससे बगैर किसी इजाफी इंपोर्ट के फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट कम करने में किसी हद तक मदद मिल सकती है। अब अगर जो ये तरक्की बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन इसका ओवरऑल मईशत पर कोई ख़ास असर क्यों नहीं हमें नज़र आ रहा। मौजूदा अंदाज़ों के मुताबिक इससे GDP में इजाफा सिर्फ 0.1% या इससे भी कम हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म तक जारी रखते रहता है तो ये असर बढ़कर 0.5% तक पहुंच सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी बराह रास्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करती, बल्कि सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी लाती है। ये इजाफा बड़ी हद तक आलमी हालात पर डिपेंडेंट है। अगर मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बेहतर हो जाती है और शिपिंग रूट्स मामूल पर आ जाते हैं तो ये एक्टिविटी बहुत तेज़ी के साथ कम भी हो सकती है। इसी तरह तेल की कीमतों में इजाफा इस फ़ायदे को कम कर सकता है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम मौका है, मगर ये मुस्तकिल कामयाबी है या नहीं, ये भी एक सवाल है। अगर हुकूमत बेहतर पॉलिसी साजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और आलमी लॉजिस्टिक कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने पर तवज्जो दे तो पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियादों पर इलाकाई लॉजिस्टिक्स और ट्रांजिट हब बन सकता है। दूसरी सूरत में यह इजाफा सिर्फ एक आर्जी बूम साबित होगा, जो आलमी हालात के बदलते ही ख़त्म हो जाएगा। आर्जी फ़ायदे को मुस्तकिल फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब, जो फॉर्मर चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो हम एक्टिविटी हमने मार्च में होते हुए देखी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि कराची एक बार फिर रीजनल हब बनने जा रहा है, जैसे कई डेकेड्स पहले हम सुना करते थे? जी, आपने दो अच्छी बातें की। एक तो आपने बात की ट्रेंड की और दूसरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की। अब ये सारी जो डाइवर्ट हो रही है कागोज़ कराची पोर्ट, दोनों पोर्ट्स, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट की तरफ, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शन है। अब जो कार्गोज़ और कंटेनर्स लोड हो चुके थे, क्योंकि UAE एक बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट भी है, अब वो कंटेनर्स और कार्गो बेसिकली स्ट्रैंडेड था हाई सीज़ पे। अब शिप्स ने उनको कहीं ना कहीं अनलोड करना था, वेसल्स घूम रही थी समुंदर में। कुछ चलेगी कि अफ्रीकन पोर्ट्स पे, कुछ दूसरे ईस्टर्न पोर्ट्स, ईस्ट साइड के पोर्ट्स पे चलेगी और कुछ कराची के दोनों पोर्ट्स पे आ गई। अब ये हमने ये करना है कि आपको पता है कि कराची जो था एक मैरीटाइम हब था 70s तक, बल्कि अर्ली 80s तक रीजन का, और वो हमने समाओ डिफ़ॉल्ट से हमने उसको जाने दिया। अब हमारी एक नेशनल शिपिंग लाइन थी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन अब भी है, तो 80s तक उसके 66 शिप्स थे। अब वो ड्विंडल हो के 13 शिप्स हो गए हैं। हमारे पास
कंटेनर शिप अभी भी पाकिस्तान में कोई नहीं है। पोर्ट कासिम में तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख कंटेनर एनुअल हैंडल होते हैं। कराची पोर्ट में 2 मिलियन, यहाँ तकरीबन 20 लाख कंटेनर्स एवरेज पे हैंडल होते हैं। मगर हमारे पास कोई कंटेनर शिप नहीं है, कोई कंटेनर लाइन नहीं, इवन कंटेनर्स भी हमारे जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस ओन नहीं करते हैं। अब ये मौका आया है, जिस वजह से भी आया है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है रीजन में, तो हम अपने आप को री-इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज अ लॉजिस्टिक हब। अब इसमें एक तो हमने कंटेनर शिपिंग में री-इस्टेब्लिश करना है, दूसरा हमको बंकरिंग हब में करना है। अब ग्वादर पोर्ट जो है, बंकरिंग एक टर्म होती है कि जो शिप कॉल करता है उसको आप फ्यूल देते हैं। अब पाकिस्तान पोर्ट्स पे तकरीबन 3600 जहाज़ वेसल्स एनुअली कॉल करते हैं। उनमें से कोई शिप पाकिस्तान से फ्यूल या बंकरिंग नहीं करता है, फ्यूल नहीं लेके जाता है। अच्छा। अब ग्वादर जो है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स। उधर उसको अगर आप बंकरिंग हब बना लें तो वो सारा रीजन का बंकरिंग और फ्यूल फॉर द शिप्स वो बिजनेस कैप्चर कर लेगा। और यही मौका है, यही एक विंडो है। ये विंडो कितना अरसा हमारे पास अवेलेबल रहती है, मीडिएशन एफर्ट्स हो रही है, पाकिस्तान भी एक्टिव है मीडिएशन में, और पाकिस्तान और सारी रीजनल कंट्रीज की कोशिश है, मुस्लिम ममालिक की, जल्द से जल्द से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। इन द मीन टाइम हमको अपने आप को स्ट्रांगली पोजीशन कर लेना चाहिए एज अ कंटेनर हब और एज अ बंकरिंग हब। अब यूएई के पोर्ट्स है पाकिस्तान से, इवन जो टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स होते हैं टू यूएस और वेस्ट को, वो पहले जाते हैं यूएई की पोर्ट्स पे, क्योंकि वो बेसिकली एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है। ट्रांसशिपमेंट आपने जिस तरह बताया कि 8000 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च, ये फिगर एक्यूरेट है। और पिछले साल में, पूरे साल में 8000 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट हुई है। अब ये इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि ये जो ट्रांसशिपमेंट हुई है ये वही कार्गोज़ हैं जो ऑलरेडी हाई सीज़ पे थे और डेस्टिन्ड, और उनका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन गल्फ पोर्ट था, उनके पास मजबूरी थी कि उन्होंने उतारना ही उतारना था। हमको एक स्टेप आगे जाना चाहिए। ये तो हम बेसिक ट्रांसशिपमेंट करें, कंटेनर आया, उसको उतारा हमने पोर्ट पे, उसको चार्ज किया और दूसरे शिप पे चला गया, दूसरे शिपिंग लाइन पे। जो वैल्यू एडिशन जिसमें है, जिसमें यूएई पोर्ट्स को हमारे ऊपर एडवांटेज है, वो ये है कि आप क्रॉस स्टफिंग करें, क्रॉस स्टफिंग और डी स्टफिंग। दैट मीन्स कंटेनर आता है आपके शिप पे, बर्थ पे आता है, आपके बॉन्डेड एरिया में आता है, आप उसमें से डी स्टफिंग करें, क्रॉस स्टफिंग करें, उसको आधा खोलें, आधी चीज़ें उस पर रिप्लेस करें और फिर उसको आगे भेजें। वो होती है मेन ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी। और उसमें फिर मदर शिप जैसे एसिप जो है, जिसको पुराने ज़माने में चाइना पोर्ट कहते थे, 16 मीटर है, 16 मीटर, और ये इस रीजन में सबसे डीपेस्ट डीप वाटर पोर्ट है, हचिसन पोर्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट का। इसमें मदरशिप भी आ सकती है। दैट मीन्स 20,000 कंटेनर भी वो शिप आ सकता है जिसके ऊपर 20,000 कंटेनर्स हैं। अच्छा। और इनका बड़ा माशाल्लाह मॉडर्न और ऑटोमेटिव और डिजिटलाइज सिस्टम है, तो ये हम हैंडल कर सकते हैं। अभी वही मैं बार बार कह रहा हूँ, विंडो शॉट है और इसको हमको फ़ौरन सीज़ करना चाहिए। लेकिन नाज़िर साहब, ये जो अभी हालात के नतीजे में ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट बढ़ी है, तो अगर ये हालात दोबारा से नॉर्मल होने जाते हैं, ये थोड़ी शिद्दत में कमी आती है, तो फिर ये दोबारा हम एनुअल 8000 ट्रांसशिपमेंट पर चले जाएंगे। इस फिगर को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? पाकिस्तान इस सूरत-ए-हाल का मैक्सिमम कैसे फ़ायदा उठा सकता है? ये हमको, वही मैं जो स्ट्रेस कर रहा हूँ, हमारे पास विंडो एक है। अब जनरली सिंगापुर पोर्ट, यूएई पोर्ट, ये मेजर ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं दुनिया के इस साइड के। इनमें जो कंटेनर ड्वेल टाइम है, ड्वेल टाइम होता है कि जब आपने शिप से कंटेनर नीचे रख दिया, बर्थ पे रख दिया, तो वो कितनी देर में उसको क्लियर करते हैं और दूसरे शिप पे आप वापस चढ़ाते हैं। तो सिंगापुर और यूएई के पोर्ट्स में ये टाइम है 4 से 6 घंटे में। 4 से 6 घंटे में ये कंटेनर दूसरे शिप पे क्लियर होके पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान के जो पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट है, इसमें
24 घंटे भी लगते हैं, 48 आवर्स भी लग जाते हैं और कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं अगर इसको कस्टम FBI इसको चेकिंग स्टार्ट कर दें। फिर वो सारे एक जगह स्टैक हो जाते हैं और बड़ी इनएफिशिएंसी आ जाती है। अब कुछ कंटेनर्स के ऊपर रिस्क लग जाए, उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाए तो वो सारा लॉट जो है फिर रुक जाता है। तो ये हमको सिस्टम जो है हमको अलाइन करने पड़ेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। ड्वेल टाइम या क्लियरेंस टाइम हमको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट अथॉरिटीज़ के ऊपर नहीं है, उनका रोल नहीं है, उनका फंक्शन नहीं, ये बेसिकली FBR और कस्टम्स का रोल है। तो नाज़िर साहब, अभी ये दो हमारे पोर्ट्स प्रॉपर ऑपरेशनल हैं, तो हम ये 8000 एक्सीड कर गए हैं सिर्फ 24-25 दिनों में, मार्च के एक महीने में। अभी हम गवादर पोर्ट को भी कैसे इस लेवल पर लेकर आ सकते हैं? उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड होंगी? और जिस तरह आपने कहा कि अगर उसको बंकरिंग हब के तौर पर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो उससे क्या रेवेन्यू जनरेशन में अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंट रेज आ सकता है? ये ग्वादर पोर्ट में जो मैक्सिमम शिप्स किसी साल में आए हैं वो 28 शिप्स थे, 28 शिप्स पूरे साल में। अब ग्वादर पोर्ट है, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। उसका भी ड्राफ्ट काफ़ी डेप्थ है, 14.5 मीटर है और उसके साथ एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना हुआ है। तो उसका मकसद ही था कि वहाँ से बाहर से शिप्स आएंगे, कंटेनर्स आएंगे, अनलोड होंगे और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बिल्कुल कंटिग्यूस यहाँ पोर्ट के साथ लगा हुआ है। वहाँ से रीप्रोसेस होके कंटेनर्स फिर उसके या नेक्स्ट जो शिप है उसके ऊपर चला जाएगा। वो समाव अभी तक एक्टिवेट नहीं हो सका और ये तो टेकअप करना चाहिए मिनिस्ट्री को। और जो पोर्ट ऑपरेटर है विच इज़ COPHC, चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी, और एक एग्रीमेंट हुई है, एग्रीमेंट है 2045 तक, तो उनको प्रेस करना चाहिए। इन द मीन टाइम, क्योंकि उनके पास भी कोई एक्सक्यूजेज होंगे, इन द मीन टाइम जैसे मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर ये लोकेटेड है मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स पे, तो कई हज़ार जहाज़ यहाँ से सामने से गुजरे होते हैं। इनको आप फ्यूल सप्लाई करना शुरू कर दें, जहाज़ तो बहुत फ्यूल मांगता है और अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट। जो मेजर इंटरनेशनल कंपनीज है, शेल है और कैलटेक्स है, इवन PSO है, ये वहाँ मार्केटिंग करें और आई एम श्योर के विद इन फ्यू वीक्स सारी शिप्स आना शुरू हो जाएंगे और इसमें बहुत सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी आ सकते हैं आपके। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी रिफाइनरीज हैं वो ऑप्टिमम मार्जिन पे चलेगी, उनका थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये सारी इंडस्ट्री जो है रिफाइनिंग की। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।